चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन संगीत के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो आप संगीत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, 9, 10, 11, 12, केवीएस हो, एनबीएस हो, एमआरएस हो, एस्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य में एमपी में वर्ग 2 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी में टीजीटी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए सभी वेराइटीज का प्रश्न लेकर के आए हैं। 4 ऑप्शन वाला भी, 5 ऑप्शन वाला, तो बेहद ये सीरीज आपको जो है वो हेल्प पहुंचाएगा। तो ये एकदम टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं, तो प्लीज एकदम सीरीज से आप लोग जुड़े रहेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्लासेस को देखेंगे। इसके लिए VR एजुकेशन संगीत के ऊपर में नया प्लेलिस्ट आ गया है। तो यदि कहीं अब 2 दिन 3 दिन बाद आप VR एजुकेशन पे देख रहे हैं, तो वहां से आपको आ जाना है VR एजुकेशन संगीत चैनल पे, ताकि वहां एक क्रम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। फिलहाल आप चाहे तो इसी वीडियो के नीचे में भी आपको जो है वो नए वाले प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएंगे, तो आप किसी भी चैनल पे अगर है तो आप आराम से देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में इसमें का हम लोग 15 क्वेश्चन जो है वो करा चुके हैं, और आज इसका एकदम नया 15 प्रश्न जो है वो देखें। तो ये रहा आपका न्यू आपका VR एजुकेशन संगीत के लिए एक अलग से स्पेशल चैनल, उसका ये है आपका लोगो VR एजुकेशन संगीत। जब आप YouTube पे सर्च करेंगे तो यही आपके सामने चैनल आएगा, और इसी पर आपको नया वाला प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा, और आप 1 2 कर करके पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप क्लास कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग प्रश्नों की शुरुआत कर लेंगे। प्रश्न नंबर 16 काफी बढ़िया और मजेदार प्रश्न के साथ शुरुआत हो रहा है। तो एकदम सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करिए, नहीं तो अब लाइक कर दीजिए, नहीं तो अब तो हमको कसम देना पड़ेगा, तब जाके आप लाइक करिएगा। भाई बोलने में भी शर्म लग रहा है, लेकिन आपको लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 21 श्रुतियां की रचना की है? क्योंकि आप सब जानते हो कि 22 श्रुतियों का ही प्रमाण है, चाहे उत्तर भारत का संगीत हो, चाहे दक्षिण भारत के कर्नाटकी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत उत्तरी भारत का, या पश्चात संगीत में चले जाते हैं, लगभग सभी जगह 22 श्रुतियां ही है ना। कई जगह पे श्रुतियों का नाम बदल करके कुछ और ही रहता है, लेकिन वही 22 श्रुतियों की चर्चा चलती है। लेकिन कौन ऐसे विद्वान है जिन्होंने 21 श्रुतियां मान लिया भाई, और आपका काम ही बढ़ा दिया है? क्या वो पार्श्वदेव है, या फिर आरसी मेहता है, या फिर सुधा कलश हो जाएंगे, या एक से अधिक सही है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप बताएंगे कि कौन से उत्तर जो है एकदम सही हो जाएंगे। तो एकदम 5 ऑप्शन बार बार कर रहे थे, लो भाई 5 ऑप्शन वाला लेकर के आ गए हैं, और एकदम बीपीएससी टीआरई वालों के लिए एकदम बल्ले बल्ले है। टीआरई 4 पॉइंट वाला, और उसके बाद अगर आप 4 में नहीं बैठ रहे हैं, आगे 5 में बैठिएगा, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं, अभी स्टेट के लिए आपको 4 ऑप्शन वाले भी प्रश्न आज के ही क्लास में मिलेंगे। फिलहाल चलिए अब बिना बकवास किए हुए अगर देखें तो 21 श्रुतियां जो है वो याद रखेंगे सुधा कलश के द्वारा जो है वो मानी गई है, तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। याद रखेंगे सभी ने जो है वो 22 माने हैं, लेकिन 21 कौन माने हैं भाई? तो सुधा कलश। और इनके किताब कौन से हो जाएंगे? तो इनका एक किताब है, उस किताब का नाम संगीतोपनिषद कर करके एक किताब इनकी आती है, सरोद्धार, है ना। तो आप किताब जो है आप देखेंगे इनका संगीतोपनिषद सरोद्धार, उसी में इन्होंने 21 श्रुतियों का जिक्र जो है वो किए हैं। तो क्या और भी कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिन्होंने 21 22 के अलावे कुछ और माने हैं? तो हाँ, बिल्कुल माने हैं। तो बैच में जब आपको एकदम क्रम से पढ़ाएंगे तो एक साथ सबको लॉक कर देंगे कि कौन कौन कितने श्रुतियां माने हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे केवल 22 पढ़ के जाते हैं और उनकी गाड़ी जो है एग्जाम में फंस जाती है। तो हम आपको फंसने नहीं देंगे। आप अगर कहीं क्लास नहीं किए हैं, अगर क्लास कर भी लिए हैं, तो आप रिवीजन के लिए चाहते हैं कि नए एनर्जी के साथ, नए टीचर के साथ जुड़े, और बहुत ही कम फीस में, ताकि एकदम लगे कि ऐसे ही नॉर्मल, तो आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं। मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर करके मात्र आपको 499 रुपया में बैच आपको मिल जाएगी। बाकी हम लोग विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम लोग सवाल को देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आने का मेन मोटिव कि आपको अच्छे प्रश्न जो है वो आपको बीच बीच में कराते रहे। बताएंगे कि स्वतंत्र बांट किस घराने में बजाई जाती है? तो स्वतंत्र बांट जो है वो किस घराने में बजाई जाती है? क्या दिल्ली घराने में बजाई जाती है, या फिर आपके बनारस घराने में, लखनऊ घराने में, या फिर पंजाब घराने में?
फटाफट से आपको बताएंगे। ये आपका 4 ऑप्शन वाले एस्टेट के एग्जाम जो होंगे, आपके एस्टेट का एग्जाम जो होता है उसमें 4 ऑप्शन वाले ही प्रश्न आपके आएंगे। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। लगभग भारत के अलग अलग जगह पे एग्जाम होते हैं, सब जगह 4 ऑप्शन आएंगे। बीपीएससी टीआरई की बात कर लेंगे तो उसमें फाइनल वाले में 5 ऑप्शंस जो है आपको बीपीएससी जैसे पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उसी तरह से आपको यहाँ 5 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हर तरह का प्रश्न के साथ एक ही आपको सीरीज में अभ्यास करा रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए जो सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका बनारस घराना में स्वतंत्र बाट जो है, स्वतंत्र बाट की घराने ये क्या बोलते हैं, स्वतंत्र बाट किस घराने में बजाई जाती है, तो वो आपका बनारस घराने। और बाकी अलग अलग क्लासेस में आपको बनारस घराने से संबंधित जानकारी दी है कि बनारस घराने में कथक के घराने के कौन भाई संस्थापक हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग वादन में भी हम लोग देख लिए, तबला वगैरह इस सब में अलग आता है, गायकी में ख्याल गायकी के अलग आता है। तो आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे और एक एक सीरीज को फॉलो करेंगे तो तमाम बातें सीखेंगे। अब एक ही बात हर क्लास में रिपीट करेंगे तो क्लास का टाइमिंग बढ़ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है कि सारंग देव की सुधा नामक गीति से किस गायन शैली का जन्म होता है। तो सारंग देव ने जो सुधा गीतियां, आप 5 प्रकार की गीतियां पढ़ते हैं, मतंग 2 गीतियां और ज्यादा मानते हैं, मतंग के अनुसार 7 गीतियां हैं। तो जो 5 गीतियां मुख्य रूप से है उसमें एक गीतियां है जिसका नाम है शुद्धा, है ना। ऐसे तो शुद्धा है, भिन्ना है, गौड़ी है, बेसरा है, साधारणी कृता है, 5 गीतियां पढ़ते हैं ना। इसमें आपको बताने ये है गुरु कि सुधा नामक जो आपका गीतियां है, सुधा नामक गीतियां भाई, एक मिनट, सुधा नामक गीतियां किस गायन शैली का जन्म करता है। तो भाई सुधा नामक से जो है ये आपका ध्रुपद का विकास जो है वो हुआ है। तो सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने, काफी प्यारा प्यारा सवाल लेकर के आएंगे। तो ये रहा आपके सामने बहुत ही बढ़िया सवाल। आधुनिक धमार गायकों को प्राचीन समय की किस गीति के उत्पन्न माना जाता है, किस गीति से उत्पन्न माना जाता है। ये है आपका एकदम बढ़िया वाला सेंटेंस। तो ये आपको बताने हैं कि आधुनिक समय में जो धमार की गायकी करते हैं हम लोग, तो ये धमार जो होली की तरह है, लेकिन ये होली कच्ची होली मानी जाती है, धमार पक्की होली मानी जाती है ना। होरी बोलते हैं, भोजपुरी में होली नहीं होरी बोलते हैं, और अदर जगह पे होली हम लोग बोलते हैं। तो ये धमार गायकों को प्राचीन समय में किस गीति के नाम से, तो ये याद रखेंगे भिन्ना गीति से जिसका विकास हुआ है वो आपका धमार हो जाएगा। अगर गौरी की बात करेंगे तो गौरी से ठुमरी बना है गुरु, गौरी से ठुमरी, और साधारणी गीता से ख्याल बना है। और बाकी हम आपको जब निबद्ध और निबद्ध पढ़ाते हैं तो वही आपको डीपली पढ़ाए भी थे कि वहां एक रूपक पढ़ते होंगे जो निबद्ध गान में आता है। तो वो जो रूपक है ना, उस रूपक से भी आगे चल के किसकी निर्माण हुआ है, तो ख्याल का ही निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये बातें हैं। और शुद्धा से तो आप लोग जानते ही है कि ध्रुपद का निर्माण हुआ है। इसके अलावे है जैसे टप्पा का निर्माण किससे हुआ है, तो बेसरा से हुआ है। तो इस तरह से 5 अलग अलग गीतियां, उससे अलग अलग गायन शैलियों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो सही जवाब आपका पूछेगा तो ये भिन्ना हो जाएगा, धमार वाला पूछ रहा है। अगले सवाल अगर देखें तो अगला सवाल ये है कि पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कब हुआ था। फटाफट से बताएंगे कि पंडित भीमसेन जोशी का जन्म जो है वो कब हुआ था। एकदम आपको अभी सीरीज को अभी ही लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बहुत ज्यादा आपका समय खर्च नहीं होगा, ना तो आप लाइक का बटन दबाएंगे तो हमारे झोली में 1-2 लाख रुपया आ जाएगा, या 10-20 रुपया भी आ जाएगा कि हम अमीर हो जाएंगे आपसे। इस तरह से जलन और द्वेष वाला कोई भावना न रखते हुए आप एक इंसान है, इंसान को सपोर्ट करिए। हम आपके सपोर्ट के लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, नए चैनल पे आपको सेपरेट क्लास करा रहे हैं। इससे फायदा क्या हो सकता है कि अगर हम आपको पहले वाला VR एजुकेशन पे क्लास कराते हैं तो वो चैनल मोनेटाइज है, वहां से पैसे बनते हैं। तो 200-500 व्यक्ति जो भी देख रहे थे तो कुछ ना कुछ पैसे बन जाते हैं, लेकिन वहां गिजबिज हो जा रहा है, आर्ट्स हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपके लिए नए चैनल पे ला रहे हैं, जबकि यहाँ व्यूज भी कम आते हैं, ये चैनल मोनेटाइज भी नहीं, इससे 1 रुपया बनता भी नहीं है, फिर भी हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो आप बस एक काम तो कर सकते हैं ना, लाइक का बटन जो है गुरु वो जरूर आप दबा देंगे, है ना। चलिए बाकी आप लोग समझदार है, जरूर ही कर देंगे, इतना तो कॉपरेट आप कर ही दीजिएगा। चलिए पंडित भीमसेन जोशी का जन्म जो है वो कब होता है, 5 मार्च 1922 को, 4 मई 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, एक से अधिक सही है, ये उपरयुक्त में से कोई नहीं।
अब भाई जन्म वाली बातें हैं तो ये तो याद रखना है कि दो तो सही होगा नहीं, तो जन्म तो एक आदमी का दो डेट में तो होगा नहीं, एक ही डेट में होगा। तो सबसे बड़ी बात तो है कि एक से अधिक तो काटिए लो, ये तो आपका होगा ही नहीं। अब इसी में चूज करना है एक। तो पंडित भीमसेन जोशी का जो जन्म है ना गुरु, वो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। यही वो फरवरी महीना है और 1922 को 5 फरवरी 1922 आप पढ़े होंगे, चौड़ी चौड़ा वाला जो हत्याकांड होता है, और महात्मा गांधी खफा होकर के कुछ दिन बाद जो है लगभग 12 फरवरी के आसपास में, ये जो भी हो कंफर्म एग्जैक्ट डेट हमें याद नहीं रहता है, तो उसी समय काल में 5-7 दिन के अंदर में ही वो चौड़ी चौड़ा वाला घटना के बाद जो है वो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी वापस ले लेते हैं। उसी समय में याद रखेंगे, ये चौड़ा चौड़ी से एक दिन पहले भारत में, दक्षिण भारत में एक बहुत ही महान कलाकार का जन्म होता है जिनका नाम भीमसेन जोशी होता है। कई लोग भीमसेन जोशी के बारे में बहुत कुछ पढ़े हो तो लगता है सर क्वेश्चन आगे बढ़ाओ ना जल्दी। चलिए ये ध्यान रखेंगे, कई लोगों की एक मनसब जो है वो क्लियर कर देते हैं कि अक्सर सब लोग जानते हैं कि भीमसेन जोशी किराना घराने से है, और किराना घराना कहाँ पड़ता है गुरु, तो यूपी में पड़ता है। लेकिन इससे ये नहीं आप ध्यान लगाएंगे कि उत्तर भारत के कलाकार है गुरु, ये कन्नड़ भाषाई क्षेत्र के हैं और ये दक्षिण भारत में कर्नाटक के कन्नड़ परिवार में इनका जन्म हुआ है। तो ये दक्षिण भारत के साउथ इंडिया के कलाकार हैं और ये फेमस किस घराने से है, किराना घराने से है। और बाकी कुछ और भी पॉइंट्स आप नोट करते चलेंगे कि 1972 में इन्हें क्या मिला, 1985 में इन्हें क्या मिला और 1999 में इन्हें क्या मिला, और बाकी फाइनल जो आप 2008 पढ़े या 2009 पढ़ते हो कि इन्हें भारत रत्न के लिए 2008 में घोषणा किया गया और इन्हें जो है वो भारत रत्न दिया गया 2009 में। कई बार घुमा के प्रश्न आएंगे कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न तो सब पढ़ के आएंगे, लेकिन सवाल बनेंगे कि भीमसेन जोशी को किसकी सरकार में या किस राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनको पुरस्कार मिला था, तो उस समय राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी श्री पाटिल। आप लोग जानते ही होंगे इनका नाम, है ना। तो उन्हीं के समय में याद रखेंगे 2008 में अनाउंस हुआ था कि इनको घोषणा हो गया था कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा और 2009 के अंदर में फाइनली इनको दिया गया। कौन सा पुरस्कार भाई, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्चतम पुरस्कार कह सकते हो, जिसे कहेंगे भारत रत्न कहते हैं। और 99 की अगर बात कर लेंगे, चलिए 72 से 72 में इनको पद्मश्री मिला था। क्या मिला था, पद्मश्री। और फिर पद्म विभूषण इनको 85 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला, तो 85 के अंदर में। और 1999 में ध्यान रखेंगे जब पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था, उस टाइम पे इनको क्या मिला था, तो पद्म विभूषण मिला था। ये याद रखेंगे क्या मिला था गुरु, तो पद्म विभूषण मिला था। तो चलिए इतनी बातें बता रहे हैं, एक लाइक तो बनता है, वरना कौन इतने यूट्यूब पे आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चिल्लाता है, अपना कीमती समय देता है। हम चाहते हैं कि आपके जो तैयारी है ना उसमें धार लग जाए, अच्छे तैयारी करिए अच्छे तरीके से, इसलिए बार बार एक ही बात बोलते हैं लाइक। और उसमें भी बीआर एजुकेशन की तरह हम लोग जब पहले 400-500 जब वीडियोस का व्यू जाने लगेगा तो हम आपसे खुद ही लाइक करना नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हो, आपको खराब लगता है। फिर कुछ ना कुछ ऐसे तो 20-50 आ ही जाते हैं कि जो ऑटोमेटिक लाइक कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं ना। चलिए तो ये बातें ध्यान रखेंगे। 1972 में इन्हें पद्मश्री मिला और 1985 में इन्हें पद्म विभूषण मिला और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण से ऊंचा अवार्ड पद्म विभूषण होता है। 2008 में इनको घोषणा किया गया था और 9 में इन्हें फाइनली भारत रत्न मिल जाता है। इससे पहले और किनको किनको भारत रत्न मिला, सवाल आएगा। तो 1998 में सबसे पहले एमएस सुब्बुलक्ष्मी महिला गायक हैं और सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले याद रखेंगे भारत रत्न मिला गायकी के सेक्टर में। इसके अलावा 99 में बात कर लेंगे तो पंडित रविशंकर को भी मिला। 2001 की अगर बात कर लेंगे तो ध्यान रहो 2001 में 2 लोगों को संगीत के सेक्टर में मिला, जिसमें एक लता मंगेशकर का नाम आता है और एक आपका शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दी। समझ रहे बात ना। तो 2001 के अंदर में बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर दोनों को मिलता है 2001 में। क्लियर है यहां तक की बात है, तो हमें नहीं लगता है कि कोई आपको प्रॉब्लम होगा। फिलहाल सही जवाब आपका 4 फरवरी 1922 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है गुरु, तो आराम से सीरीज में आप बने रहेंगे और सीरीज को रेगुलर देखिए। हाँ, यूट्यूब पर एक चीज हमें थोड़ा सा बच्चों की नाराजगी रहता है कि क्वेश्चन की संख्या आप ज्यादा नहीं लाते हैं और बहुत लेट करके लाते हैं। तो देखिए हमारी सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता होता है कि जो बच्चे हमें कुछ फी अदा कर करके और जो एप्लीकेशन पे क्लास लिए है उनका क्लास अब रेगुलर में हो। मतलब यूट्यूब के सीरीज अगर
छूट जाए, लेकिन जो पेड बैच वाले हैं उनका एकदम क्लास मिस नहीं होना चाहिए। बाई चांस अगर किसी कामों में फंस कर नहीं हुआ एक आध दिन तो आपात की चीजें है, लेकिन मंडे से लेकर संडे तक एकदम रेगुलर वे में उनको कोई क्लास या नोट्स जो है वो मिलता रहे, ताकि वो कहीं ना कहीं मेहनत करे, वो उनको मेहनत में धार देते रहे और अन्य विद्यार्थियों से वो आगे रहे। नहीं तो भाई पैड और बिना पैड की बदनामी भी हो जाएगी ना, तो इसकी चिंता रहती है। हमें बताएंगे सुप्रसिद्ध नर्तक गोपी कृष्ण को कृष्ण नृत्य सम्राट उपाधि कब नवाजा गया? नृत्य सम्राट की उपाधि से कब नवाजा गया और कलाकार का नाम क्या है? तो कलाकार का नाम है गोपी कृष्ण। नाम सुने ही होंगे आप इनको, है ना। तो सुप्रसिद्ध जो है ये आपका डांसर है जिनका नाम गोपी कृष्ण है, और ये बहुत अच्छे कथक जो है वो नृत्य किया करते हैं। और जो जहां से सब लोग बच्चों की डिग्रियां अक्सर होती है, ज्यादातर संगीत के सेक्टर में लोग आते हैं, उसमें प्रयाग संगीत समिति का ही ज्यादा डिग्रियां होता है, इलाहाबाद का, है ना, जिससे लोग प्रभाकर करते हैं 6th ईयर का। तो वहीं से याद रखेंगे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का जो है, वहीं से इनको 1966 ईस्वी में ध्यान रखेंगे। 1966 की अगर बात कर लेंगे तो इन्हें गोपी कृष्ण को नृत्य सम्राट की उपाधि से जो है वो नवाजा जाता है। याद रखेंगे आप, गोपी कृष्ण को नृत्य सम्राट जो है प्रयाग संगीत समिति के द्वारा कहा गया है 1966 में। तो सवाल ऐसे घूम के आ जाएगा कि गोपी कृष्ण को नृत्य सम्राट संगीत की उपाधि से 1966 में किस समिति के द्वारा जो है नवाजा गया, और अलग अलग जगह का आपको नाम दे देंगे। भातखंडे संगीत विद्यालय, लखनऊ मैरिज म्यूजिकल, कुछ भी ऐसे दे देगा, कलकत्ता का कुछ ऐसे कर करके दे देगा आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ अगर आए थे तो अगला सवाल ये है आपके, अच्छा अगर लग रहा है कि सर और जल्दी जल्दी करेंगे तो आप कमेंट करेंगे, तो आपके अगले क्लास के अंदर में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है वो सही जवाब ए बी का हम लोग करा देंगे वैसे, और हमारा भी समय का बचत होगा। तो जैसा आप कहेंगे कि नहीं सर जो करा रहे वही ठीक है, कि आपको डायरेक्ट ए बी करा देना चाहिए, बेकार का ही आप टाइम पास करते हैं, तो जैसा बोलेंगे आप वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, लखनऊ घराने का खलीफा किसे कहा जाता है? ये ध्यान रखेंगे कि लखनऊ घराने की खलीफा जो है वो किसे कहते हैं। पिछले क्लास में शायद दिल्ली घराने के खलीफा की बातें हम लोग जो है वो किए थे, जिनका नाम गामे खां था। गामे खां जिन्हें दिल्ली घराने के खलीफा कहते हैं, और तिरकिट का प्रयोग करने वाले कौन है? तो गामे खां ही है। अब यहाँ लखनऊ घराने के अगर खलीफा की बात कर लेंगे तो सही जो जवाब हो जाएगा वो उस्ताद वाहिद हुसैन हो जाएंगे। याद रखेंगे कि उस्ताद वाहिद हुसैन को लखनऊ घराने का खलीफा कहा जाता है, ठीक है। अगली बातें, अगले अगर प्रश्न की बात कर लेंगे, अच्छा कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही अच्छा और बेहद सवाल बता रहे हैं आपको कि लखनऊ घराने के नृत्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे। लखनऊ घराने के नृत्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल है, आपको कमेंट करके बताना है। बताएंगे कि बृहदेशी में वर्णित चोच्छा नामक गीति से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म हुआ है? धमार का, टप्पा का, ध्रुपद का, या फिर ठुमरे का? तो चोच्छा नामक जो गीति है मतंग ने किसे कहा है? तो ध्रुपद को कहा है। याद रखेंगे इससे ध्रुपद का ही विकास हुआ है। क्लियर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल ये है गुरु, अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है? अचल आमतौर पर आप समझेंगे चल पद और अचल पद, है ना। तो चल में तो चेंजिंग होगा, जैसा कि नाम ही है चल। अचल मतलब नो चेंजिंग, एकदम शास्त्रीय विधा से उसका गायन होगा। क्या होगा? क्या तिरवट होगा, ख्याल होगा, ध्रुपद होगा, ये तराना। तो तराना जो है वो आपका चल में आ जाएगा, ख्याल भी चल में आ जाएगा, त्रिवट भी चल में। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से ध्रुपद जो होगा वो आपके अचल में आ जाएंगे। तो ये अचल पदों वाली गायकी के रूप में जाएंगे। अगले सवाल की अगर बात कर लेंगे, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? आप बताएंगे इसमें से ध्रुपद के साथ अधिक बजने वाला है। ऐसे तो कई ताल ध्रुपद के साथ बजते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक खास ताल जो ध्रुपद के साथ बहुत बजता है। तो क्या दादरा, या तीन ताल, या सूल ताल, या फिर झप ताल? फटाफट से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा। चलिए, तो अगर इसमें सही जो जवाब की बात कर लेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका सूल ताल। याद रखेंगे कौन ताल? सूल ताल। ऐसे सूल ताल के अलावा कई ऐसे ताल है जो ध्रुपद में प्रयोग होता है, चाहे वो ब्रह्म ताल की बात हो जाए, है ना। इसके अलावा बहुत तरह की ताले हैं। अगली सवाल है आपका यहाँ
कि मध्यकालीन और आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा किस वाद्य पर शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना की गई। आप देखे होंगे कि शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना अलग अलग संगीतज्ञों के द्वारा जो है वो की गई, इसकी स्थापना, ठीक है। लेकिन किस पे किया गया? अब यहाँ पे वाद्य यंत्रों का नाम है, क्या तानपुरे पे इसे सिद्ध किया गया, या फिर रुद्र बीणा के तारों पर, सितार के तारों पे, या फिर बीणा के तारों पे? ठीक है, तो एक बीणा तो कर नहीं सकते इसमें, तो ये सही जो जवाब होगा वो बीणा के तारों पर ही याद रखेंगे। मध्यकाल में जो संगीतज्ञ थे, आधुनिक समय काल के जो संगीतज्ञ है, अलग अलग ग्रंथकार, इन सबों के द्वारा जो है वो शुद्ध और विकृत स्वरों की जो स्थापना है वो बीणा के तारों पर ही किए गए। आप अहोबल वगैरह को भी देखते हो, चाहे श्रीनिवास हो, सब लोग बीणा के तारों पर ही जो है वो सिद्ध करके अलग अलग लोग अलग अलग विकृत स्वरों की संख्या और कुल स्वरों की संख्या लोग बताए। हाँ, लेकिन यही ध्यान रखिएगा कि सात तो सभी ने शुद्ध माने, ठीक है, तो शुद्ध में कोई चेंजिंग नहीं। बताएंगे जाति का निर्धारण होता है, आप पढ़ते हो ना कि औडव जाति वाले राग, साडव जाति वाले, संपूर्ण जाति, या औडव 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 साडव औडव संपूर्ण, सब तो पढ़ते हो, तो इसका निर्धारण कैसे होगा? क्या राग से होगा, स्वरों से होगा, आलाप से होगा, एक से अधिक सही है, कोई नहीं। तो ये याद रखेंगे, स्वर से ही तो पता कर पाएंगे ना कि ये किस तरह के है। जैसे अगर औडव है तो आप सब जानते हो कि औडव मतलब आपका 5 स्वर, और साडव का मतलब आप सब जानते हो कि साडव का मतलब 6 स्वर, और संपूर्ण की बात की जाए तो संपूर्ण का मतलब आप जानते हो कि 7 स्वर। तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे? स्वरों से ही करेंगे। माफी चाहेंगे आपसे। ये आपका सही जो जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? स्वरों से, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ अगर बढ़े तो अगला सवाल ये रहा, बस 2-3 ही प्रश्न है, अब ज्यादा नहीं है। हो सके अगर बड़ा दिल है तो आप लोग चाहे तो इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं, वरना अगर लाइक भी कर देंगे तो हमारे लिए काफी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करें तो निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए। असत्य को चुनना है। असत्य क्या है इसमें? गिटार 4 प्रकार का होता है, पंडित ब्रजभूषण काबरा गिटार वादक है, या पंडित विश्व मोहन भट्ट ने इसे मोहन बीना कहा है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, और या फिर एक से अधिक सही है। या तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, असत्य पूछ रहा है तो गलत नहीं है, या फिर गलत इसमें से 2 है, ये आपको बताने हैं फटाफट से। ये कौन गलत है? हो सकते है ऊपर का ही कोई लाइन हो, नीचे का लाइन है, ये फटाफट से आप बताएंगे। बाकी बता दे रहे, जो भी क्लास 12 के बच्चों से लेकर के चाहे स्टेट हो, अलग अलग राज्य में अलग अलग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एप्लीकेशन पे भी बहुत बढ़िया कोर्स जो है वो डिजाइन किए गए हैं। बीपीएससी वाले बच्चों के लिए भी कोर्स जो है वो एकदम बढ़िया वाला है। तो कई दिनों से तैयारी है, आप चाहते हो कि उसको एक बढ़िया रिवीजन कर ले, एकदम वर्तमान समय में जो भी स्टूडेंट अलग अलग जगह पे पढ़ रहे हैं और उनके पैरेलल चले जाए, 1 कदम 2 कदम आगे भी चले जाए, और तैयारी पुरानी जो है उसमें एकदम धार लग जाए, क्योंकि जंग याद जाता है बहुत दिनों से, है ना। अब हंसुआ है, पिछले साल आप देखते होंगे कि धान काटला के बाद अगर रख दीजिएगा, 1 साल यूज नहीं आता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है जंग लगना शुरू हो जाता है, वो फसल को काट नहीं पाता है अच्छे तरीके से। तो आप देखते होंगे फसलों की कटाई से पहले जो है कि एकदम फसल परिपक्व होने लगता है, तो उससे पहले जो है कि हंसुआ को ले जाकर के उसमें नया धार लगवा लेते हैं ताकि फसल को अच्छे तरीके से काट सके। तो उसी तरह से जब भी आपका एग्जाम अगर नजदीक है, तैयारी बहुत पहले से करके छोड़ दिए हैं, तो आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको अपनी तैयारी में एक बार धार लगाना है। तो या तो आप धार लगाना चाहते हैं या फिर तैयारी नहीं की है, तो एकदम थ्योरी को बढ़िया तरीके से आपको अगर पढ़ना है, विथ हम लोग नोट्स भी देते हैं, क्योंकि कई जगह पे आप लोग 1000-2000 के बैच लेके पढ़ते हैं, तो वहां केवल क्लास ही देते हैं। नोट्स कैसे बनाओगे, क्या करोगे, पूरे रामायण ही लिख डालोगे तुम, पूरे क्लास के एक लाइन ही लिख दोगे कि क्या करोगे, वो सारी कुछ आप पे आ जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी क्लास होता है उसका एक समराइज एकदम हाईलाइट कर करके और नोट्स हम लोग तैयार कर करके हर क्लास में ही लगाते हैं। जैसे अगर क्लास आपको सेकंड मिलेगा, सेकंड क्लास सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, तो इसी सेकंड लेक्चर में भी नोट्स भी रहेगा। तो पूरी क्लास देखने के बाद नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स भी जो है वहां पे उस क्लास का पूरा नोट्स मिल जाएगा, तो कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और इसके लिए जो है अब हमारे यहाँ चूंकि आप जान रहे हो कि फिलहाल में प्रैक्टिस सेट बंद, पहले थ्योरी, और जो थ्योरी वाला बच्चा जिनका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया उन्हीं को हम लोग ऑफलाइन मोड में जो है वो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट नहीं देते, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ले लेंगे और थ्योरी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, अब क्वेश्चन आएगा नहीं बनेगा तो फिर गाली गलौज करना शुरू। लेकिन जिनको थ्योरी पढ़ा दिए उनको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करा देंगे, फिर क्वेश्चन बनना ही बनना है। ऐसा सवाल ही नहीं होता है कि कोई हमारा नाम लिया कहे कि नहीं बने, समझ बात ना।
लेकिन उसका एक तरीका है। अब कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि 1000 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो उसी 1000 क्वेश्चन मार के वहीं से रटा भी जाएगा। कितना बार आप मारेंगे वहीं से क्वेश्चन आएगा, आप भूल जाएंगे, उसका गलत आंसर करके आएंगे। लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसके इर्द गिर्द भी आपका थ्योरी पे नजर जाता है और थ्योरी और आपका सिलेबस है, वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8825 और 376551। ठीक है, आप इसी पे संपर्क करके आराम से हमारे जजमेंट में आप जो है वो क्लास ले सकते हैं। पेमेंट वगैरह सब इसी पे करना है, पहले आपको हमसे बात कर लेना है। और नहीं तो चाहते हैं कि हमसे बात नहीं करना है तो एप्लीकेशन पर भी आपको कोर्सेज दिख जाएंगे संगीत के। नीचे आपको जो है वो एप्लीकेशन VR एजुकेशन, वहां संगीत नहीं सर्च करिएगा, एप्लीकेशन VR एजुकेशन के नाम से मिलेगा। तो VR एजुकेशन यहाँ पे लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो लिंक मिलेगा, वहां पे आपको डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर लेना है और न्यू यूजर पे क्लिक कर करके आपको आ जाना है। ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर कर लीजिए, OTP वगैरह। कोई भी परेशानी होगा आपको तो आपको इस नंबर पे संपर्क कर लेना है। ठीक है, तो आप वहां से डायरेक्ट भी पेमेंट करा सकते हैं और नहीं तो हमसे बात कर करके हमारे जजमेंट में आप आराम से मेरे व्हाट्सएप वगैरह पे आप सेव होकर के एक प्रोसेस से आप करेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे। फिलहाल के लिए अगर बात कर लेंगे तो इसमें गलत कुछ चुनना था सत्य को, तो गिटार जो है वो आपके 4 प्रकार का होता है, ये गलत बात है। आगे पंडित ब्रजभूषण काबरा, आप सब जानते हो कि ये क्या बजाते हैं, तो गिटार बजाते हैं। कई बार सवाल आते हैं इनसे कि पंडित ब्रजभूषण काबरा क्या बजाते हैं, तो ये गिटार ही बजाते हैं। ठीक है, अगले सवाल की पंडित विश्व मोहन भट्ट ने इसे मोहन बीना कहा। सही बात है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा जो है इसे क्या कहा गया है भाई, तो मोहन बीना की संज्ञा जो है वो दी गई है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन है, ये गिटार 4 प्रकार के नहीं होता है, गिटार 3 प्रकार के होता है। कौन कौन गिटार होता है तो आप लिख भी सकते हैं। एक होता है आपका स्पैनिश गिटार, एक होता है हवाईयन गिटार और एक होता है इलेक्ट्रिक गिटार। ठीक है, तो गिटार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। यहाँ दिया रहा है कि 4 प्रकार का होता है, नहीं भाई, और यही आपका गलत है और गलत ही चुनने के लिए कह रहा था। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर में जाते हैं। अब 2 सवाल और है, फटाफट से यहाँ पे देखें और आज का सीरीज कंप्लीट होगा। रामपुर सहसवान घराने की एक विशेषता क्या है, तो जब आपको घराना पढ़ाएंगे तो विशेष रूप से सारी चीजें, अभी घराना बैच के अंदर में कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस पे आएंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर रामपुर घराना अलग है, सहसवान घराना अलग है, तो क्यों हम एक नामों में रामपुर सहसवान घराना करते। सारी पीछे का जो लॉजिक है आपको थ्योरी के क्लास में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए बात कर लेंगे तो ये घराने की विशेषता जो है वो आपको स्वर की अस्पष्टता पर है। ए ऑप्शन ही जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो अगले सवाल ये रहा आपके सामने, दिल्ली घराने का खलीफा किसे कहा जाता है। ये कुछ देर पहले हम इस पे चर्चा भी किए हैं, तो आप जरूर इसको आराम से बना पाएंगे। बताएंगे दिल्ली घराने का खलीफा किसे कहते हैं, तो उस्ताद गामे खां को दिल्ली घराने का खलीफा कहते हैं। लखनऊ घराने के खलीफा किसे कहते हैं, तो वाहिद हुसैन को कहते हैं। और गामे खां को याद रखेंगे, गामे खां जो तिरकिट का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, गामे खां याद रखेंगे। अगर इतनी बातें जान रहे हैं, चीजें एक एक 2-2 सीख रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यकीन मानिए और आराम से आप VR एजुकेशन संगीत चैनल से जुड़े रहेंगे। आपको विशेष तौर पे कहीं ना कहीं लाभ जो है अदर आपका म्यूजिक चैनल की अपेक्षा कुछ यहाँ विशेष मिलेगा। आपको कमेंट करके ये बताने आपके स्कोर 15 क्वेश्चन टोटल अभी हम आपको कराए हैं, 15 में कितने प्रश्न सही हुआ, कितने प्रश्न आपका गलत हो रहा है। ठीक है, और किस जिला से है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास कैसा चाह रहे हैं कि डायरेक्ट सर आइए भी करा दीजिए, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलाए। कुछ हम लोग सोचते हैं कि डिस्कशन करते रहे ताकि छोटी छोटी जो आपको मतलब धुंध है वो क्लियर होते चले जाए और एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनते चले जाए, नए कुछ चीजें सीखते जाए, है ना, और कुछ चीजें रिवीजन के तौर पर ले, तो ये हमारा प्रयास रहता है। लेकिन आपको लगेगा कि सर जल्दी ये भी करा दीजिए, तो वो भी हम लोग जो है वो कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल के लिए काफी है, हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।